हेलो दोस्तों आज आपको करा रहा हूं अमेंडमेंट। टॉपिक है हमारा सप्लाई चैप्टर। आपको ध्यान होगा सप्लाई चैप्टर के अंदर सर्कुलर आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई चैप्टर हमारे लिए ए कैटेगरी का है और विशेष बात यह है कि एग्जाम में इसको लेके सर्कुलर आते हैं। तो आज भी आपको एक नया सर्कुलर कवर करा रहा हूं जो 3 अगस्त 2022 को आया था, जिसका नंबर है सर्कुलर नंबर 178/10/2022, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बेसिकली ये सर्कुलर क्लैरिफिकेशन है जो बताएगा अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, about applicability of GST liability in case of liquidated damages, compensation or penalty for breach of contract, for breach of क्या है provision of law। तो अगर आप लॉ के प्रोविजन का वायलेशन करते हैं, अगर आप कोई किसी पार्टी के साथ में किए गए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं और ऐसी स्थिति में आपको उसे कंपनसेशन देना पड़ता है, आपको उसे पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ता है, आपको उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उस पेनल्टी पे, उस कंपनसेशन पे, उस लिक्विडेटेड डैमेजेस पे क्या जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होगी, जीएसटी लगेगा, सप्लाई है सप्लाई नहीं है, इसी का क्लैरिफिकेशन हमको यहां पर क्या करा गया है, दिया गया है। आइए क्लैरिफिकेशन बताता हूं। बहुत ही सिंपल तरीका है आइडेंटिफाई करने का, और तरीका यह है कि हमको शेड्यूल सेकंड के पैरा 5 ने, उसके क्लॉज ई ने हमको बताया है कि अगर एग्रीइंग एप्लीकेबल है, एग्रीइंग वर्ड एप्लीकेबल है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कौन सा एग्रीइंग, किसी चीज को करने के लिए अगर आप एग्री कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन ने एग्री कर लिया है किसी भी चीज को करने के लिए, मतलब एग्रीइंग टू डू एन एक्ट, और ऐसी स्थिति में हम उसको जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट उसके लिए क्या बन जाएगा, कंसीडरेशन बन जाएगा। अगर सामने वाले व्यक्ति ने एग्री करा है कि वो किसी काम को नहीं करेगा, रिफ्रेन फ्रॉम एन क्या होगा, एक्ट होगा, नहीं करेगा, और इसके लिए वो हमसे कोई भी पैसा चार्ज कर रहा है, हमसे ले रहा है, तो वो पैसा उसके लिए कंसीडरेशन बन जाएगा। अगर सामने वाले व्यक्ति ने हमको एग्री करा है कि वो किसी एक्ट को और किसी सिचुएशन को टॉलरेट कर लेगा हमसे पैसा लेके, तो जो पैसा उसने लिया है वो पैसा उसके लिए क्या बन जाएगा, कंसीडरेशन बन जाएगा। मतलब देखने वाली बात यह है, क्या सामने वाला व्यक्ति एग्री कर रहा है क्या टॉलरेट करने के लिए, किसी चीज को नहीं करने के लिए या किसी चीज को करने के लिए। अगर वो एग्री कर रहा है तब तो वो उसके लिए कंसीडरेशन है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, शेड्यूल सेकंड है, पैरा 5 है, और क्लॉज कौन सा है, ई है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एल्स 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 उसको हमने जो भी पेमेंट करा है, अगर वो उसके लिए एग्री नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो उसके लिए मियर फ्लो ऑफ क्या है, मनी है, वो पैसा उसके लिए किसी सर्विस का कंसीडरेशन नहीं है। ऐसी स्थिति में उसने जो पैसा हमसे लिया है वो उसके लिए किसी भी सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं है, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कैसा तय हो कि उसने एग्री करा है और उसने एग्री नहीं करा है। वो ऐसे तय होगा अगर वो हमको ऑफर कर रहा है, अगर वो हमको परमिट कर रहा है, अगर वो हमको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, और वो अगर हमको फैसिलिटी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कि वो पेमेंट लेके किसी चीज को कर लेगा, वो पेमेंट लेके किसी चीज को नहीं करेगा, वो पेमेंट लेके किसी चीज को, एक्ट को क्या कर लेगा, टॉलरेट कर लेगा। अगर वो इस बात को खुद ऑफर कर रहा है, वो इस बात के लिए खुद परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है, खुद फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसने जो पैसा चार्ज करा वो उसके लिए कंसीडरेशन है, सप्लाई ऑफ सर्विस का, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एल्स अगर वो हमको परमिट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। अब जैसे कि एग्जांपल को क्या करिएगा, समझिएगा। मैंने आपको नॉन कॉम्पिट फी दी है, एक्सक्लूसिविटी फी दी है, और मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड में आप वो धंधा नहीं करोगे जो मैं कर रहा हूं, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे जो मैं कर रहा हूं, उस एरिया में धंधा नहीं करोगे जिस एरिया में मैं कर रहा हूं,
और ये पेमेंट लेके आप क्या कर जाते हो, मान जाते हो। इसका मतलब है कि आप एग्री कर रहे हो किस काम को नहीं करने के लिए, रिफ्रेन फ्रॉम इन कौन सा है, एक्ट। ऐसी स्थिति में आपने जो में से पैसा चार्ज करा वो आपके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन बन जाएगा, उस पे जीएसटी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपने एग्री कर लिया है, आपने मेरे को फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, आपने परमिट कर दिया है कि ठीक है पैसा लेके मैं ये नहीं करूंगा, यहां नहीं करूंगा, मैं इतने समय तक नहीं करूंगा, या फिर ये वाला धंधा नहीं करूंगा। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करा है, परमिट कर दिया है। परमिट कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ क्या हो जाएगी, सर्विस का कंसीडरेशन है। अगर हम बिल्डर को कोई पैसा दे देते हैं और बिल्डर को कहते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर से ज्यादा कंस्ट्रक्शन मत करो, हमें मालूम है कि आपके पास में म्युनिसिपैलिटी से, नगर निगम से परमिशन है इतने फ्लोर बनाने की, लेकिन आप एक नंबर ऑफ फ्लोर से ज्यादा मत बनाओ, क्योंकि हमारी हवा पानी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, आसपास के मकानों की हवा पानी रुक जाएगी अगर आपने ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाई। और अगर पैसा लेके हमारा बिल्डर मान जाता है कि ठीक है मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे पास परमिशन है, मैं नहीं बनाऊंगा, इसका मतलब उसने क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया, उसने क्या कर दिया है, परमिट कर दिया, रिफ्रेन फ्रॉम एन किसके लिए, एक्ट के लिए, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट के लिए। ऐसी स्थिति में बिल्डर ने हमसे जो पैसा चार्ज करा है वो उसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन है, उस पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आएगी, उस पे जीएसटी क्या होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है। मान लीजिए किसी स्कूल ने किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पैसा दिया और कहा कि जिस समय स्कूल चलती है आप अपनी बड़ी बड़ी मशीनों को मत चलाओ, उस समय मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मत करो, क्योंकि उससे न्यूसेंस क्या होता है, क्रिएट होता है, नॉइस क्रिएट होती है, स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जबकि उनके पास परमिशन है, उनके पास परमिशन है। ऐसी स्थिति में अगर वो मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियल यूनिट मान जाती है, इसका मतलब है वो एग्री कर रहे हैं। और क्या एग्री कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, मतलब एग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, किसी काम को नहीं करेंगे जबकि वो कर सकते थे, पर पैसा देके हमने रोक लिया और वो रुक गए, उन्होंने अलाउ कर दिया और परमिट कर दिया है। ऐसी स्थिति में वो उनके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या बन जाएगा, कंसीडरेशन बन जाएगा। वन मोर एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर की दुकान के सामने जो कॉमन एरिया पेवमेंट होता है, उस पेवमेंट में उसने किसी हॉकर को ऑपरेट करने के लिए परमिशन दे दी। क्या दे दी है, परमिशन दे दी है कि ठीक है दुकान के सामने बैठ के तू अपना माल क्या कर ले, बेच लिए, इसके लिए मेरे को तू कुछ भी मंथली क्या कर देना, पेमेंट कर देना। ऐसी स्थिति में मैं उस चीज को सहन कर लूंगा, मेरी दुकान के सामने बैठा है, धंधा कर रहा है, मैं सहन कर लूंगा। तो मैं तेरे को परमिट कर रहा हूं, मैं तेरे को क्या कर रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं, मैं तेरे को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं कि तू मुझको पैसा दे दे, मैं इस चीज को टॉलरेट कर लूंगा, मैं इस एक्ट को, तेरे इस एक्ट को टॉलरेट कर लूंगा, मैं ऐसी सिचुएशन को टॉलरेट कर लूंगा। ऐसी स्थिति में वो लिया गया पैसा उस दुकानदार के लिए सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या बन जाएगा, कंसीडरेशन बन जाएगा, उस पे जीएसटी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। यही हमको क्या बता रहा है हमारा सर्कुलर, यही हमको हमारा क्या बता रहा है, सर्कुलर बता रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने बिल्डर को कहा कि हमें तो फ्रंट वाला ही क्या चाहिए, फ्लैट चाहिए, हमें रोड व्यू वाला क्या चाहिए, फ्लैट चाहिए, हमें सामने वाला फ्लैट चाहिए क्योंकि उसके अंदर बालकनी है, हमें गार्डन व्यू का, पार्क व्यू वाला क्या चाहिए, फ्लैट चाहिए, हमें पीछे वाला फ्लैट नहीं चाहिए। बिल्डर ने कहा इसके लिए आपको 15 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं 15 लाख रुपए ज्यादा दे दूंगा, क्या आप मुझे सामने वाला फ्लैट दे दोगे, क्या मुझे आप एडिशनल पार्किंग दे दोगे। बिल्डर ने कहा 5 लाख रुपए लगेंगे एडिशनल पार्किंग के लिए, फ्लैट के साथ में एक पार्किंग तो आती है, अब आपको 2 चाहिए तो आप मुझको एडिशनल 5 लाख रुपए दे दो, मैं आपको एडिशनल पार्किंग प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस केस के अंदर बिल्डर ने हमको ऑप्शन दिया है कि आप ज्यादा पेमेंट करके सामने वाला फ्लैट ले सकते हो, ज्यादा पेमेंट करके आप एडिशनल पार्किंग ले सकते हो। उसने फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, उसने हमको ऑफर करा है, उसने हमको क्या करा है, परमिट करा है। ऐसी स्थिति में हमसे लिया गया पैसा उसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन बन जाएगा, क्योंकि उसने एग्री करा है टू डू एन क्या करने के लिए, एक्ट करने के लिए। तो एग्री क्या करा है, डू एन एक्ट करने के लिए। और अगर आप एग्री कर रहे हो किसी काम को करने के लिए तो उसके लिए जो पैसा लिया गया है वो पैसा आपके लिए क्या बन जाएगा, कंसीडरेशन
बन जाएगा, उस केस में वो क्या बन जाएगा, कंसीडरेशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल आता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट की नॉन परफॉर्मेंस करी थी, आपने कॉन्ट्रैक्ट की डिले क्या करी थी, परफॉर्मेंस करी थी, आपने कॉन्ट्रैक्ट का अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस करी थी, ऐसी स्थिति में आप मेरे से क्या ले रहे हो, पेनल्टी ले रहे हो, आप मेरे से लिक्विडेटेड डैमेजेस ले रहे हो, और आप मेरे से कोई भी कंपनसेशन क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में मेरे से लिया गया पैसा आपके लिए कंसीडरेशन नहीं है, क्योंकि आप मुझको अलाउ नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, क्या नहीं कर रहे हो, अलाउ नहीं कर रहे हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का अनसेटिस्फैक्टरी क्या कर दूं, परफॉर्मेंस कर दूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर दूं, नॉन परफॉर्मेंस कर दूं, या कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर दूं, डिले परफॉर्मेंस कर दूं। आपने मेरे से पैसा लिया है पेनल्टी के रूप में, और इस बात का है क्योंकि आप उस चीज को डिटर करते हो। डिटर का मतलब है आप उस चीज को रेसिस्ट करते हो, उस चीज को स्टॉप करते हो, डिस्करेज करते हो, आप ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप मेरे को परमिट नहीं कर रहे हो कि मैं पैसा देके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूं, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को तोड़ दूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता इसलिए है क्योंकि उसको एग्जीक्यूट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए एंटर नहीं होता है क्योंकि उसको ब्रीच किया जाए। तो ऐसी स्थिति में मेरे से लिया गया पैसा, आपको जो इंजरी कॉज हुई है, आपको जो लॉस क्या हुआ है, कॉज हुआ है, ठीक है, आपको जो भी क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, इंजरी, उसके लिए आप पैसा ले रहे हो, तो वो लिया गया पैसा वो किसी सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं है, क्योंकि आपने मेरे को फैसिलिटी नहीं दी थी, आपने मेरे को ऑप्शन नहीं दिया था, आपने मेरे को परमिट नहीं करा था कि मैं आपको पेनल्टी का अमाउंट देके उस कॉन्ट्रैक्ट की 12 बजा सकता हूं, नॉन परफॉर्मेंस कर सकता हूं, अंडर परफॉर्मेंस कर सकता हूं, डिले परफॉर्मेंस कर सकता हूं, या अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस कर सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में मेरे से ली गई पेनल्टी आपके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं है। सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने पायरेसी कर दी है, आपने क्या करा, अनऑथराइज यूज करा है किसी के नाम का, ट्रेडमार्क का, आपने अनऑथराइज यूज कर रहे हो किसी के कॉपीराइट का, अनऑथराइज यूज कर रहे हो किसी के क्या है, पेटेंट का। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा दी गई सामने वाले को क्या है, पेनल्टी वो इसलिए दी गई है क्योंकि उसको जो लॉस हुआ है, उसको जो इंजरी हुई है, उसको जो डैमेज हुआ है, उसलिए दे रहे हो। एल्स उसने आपको परमिट नहीं करा था पायरेसी करने के लिए, उसने आपको अलाउ नहीं करा था कि आप उसका अनऑथराइज यूज कर सको कॉपीराइट का, उसने आपको ऑप्शन नहीं दिया था अनऑथराइज यूज ऑफ किसका, ट्रेडमार्क का। इसलिए वहां पर ली गई पेनल्टी किसी सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है। मैंने आपको टोकन मनी दिया था किसी जमीन को, किसी मकान को खरीदने के लिए, लेकिन मैं उसका बैलेंस पेमेंट नहीं करा, आपने वो टोकन मनी क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो ऐसी स्थिति में आपने जो टोकन मनी क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया है, ठीक है ना, वो किसी फैसिलिटी के लिए नहीं था, आपने मुझे ऑप्शन नहीं दिया था, आपने ऑप्शन नहीं दिया। आप तो ये बोल रहे थे कि बैलेंस पेमेंट करना है, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि टोकन मनी डुबा के आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, कैंसिल करवा दो। आप बेसिकली उसको डिस्करेज कर रहे हो, डिटर कर रहे हो। आपने कहा इस चीज को मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, नॉट टू क्या होगा, टॉलरेट होगा, नॉट टू क्या है, परमिट। ऐसी स्थिति में लिया गया पैसा वो सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं है। बिल्डर को मैंने ठेका दिया था कि मेरे इस जमीन पे क्या करो, ठेकेदार कंस्ट्रक्शन करो, 1 साल का समय दे रहा हूं, 1 साल में कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाना चाहिए, मकान तैयार हो जाना चाहिए। एल्स अगर तैयार नहीं हुआ तो उसके बाद में मैं जो किराए के मकान में रह रहा हूं उसका किराया तुम्हें भुगतना पड़ेगा, पेनल्टी के रूप में भुगतना पड़ेगा, उसको लॉस की तरह से भुगतना पड़ेगा, इंजरी की तरह से भुगतना पड़ेगा। और आपने 1 साल में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आप जो मुझको क्या कर रहे हो, पेनल्टी दे रहे हो, वो किसी सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं कराया था, मैंने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी थी, मैंने आपको ऑफर नहीं किया था, मैंने आपको किसी भी तरीके से परमिट नहीं किया था। तो ऐसी स्थिति में वो लिया गया पैसा मेरे लिए किसी भी सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं है। आपने मेरे को डिले कंस्ट्रक्शन करा तो उसके लिए ली गई पेनल्टी सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या नहीं होगी, कंसीडरेशन नहीं होने वाली है।
ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या नहीं होगी, कंसीडरेशन नहीं होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए आपने बैंक को अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया और बैंक ने कहा क्योंकि आपने जल्दी रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया है, हमें जो ब्याज की कमाई होनी चाहिए थी वो कम कमाई हुई है, इसलिए हम अर्ली रीपेमेंट ऑफ कौन सा, प्रीपेमेंट ऑफ लोन पे, रीपेमेंट ऑफ कौन सा लोन है जो अर्ली प्रीपेमेंट कर दिया है, उस पे हम आपके पेनल्टी लगाएंगे। तो यहां पर जो उन्होंने पेनल्टी लगाई है वो पेनल्टी उन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड करके लगाई है, कि उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आपने भले लोन 15 साल का लिया है लेकिन 15 साल से पहले आप रीपे कर सकते हो, ये फैसिलिटी है कि रीपे कर सकते हो, जल्दी रीपे कर सकते हो, ये आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। हम परमिट करते हैं, हम मना नहीं करते, हम डिस्करेज नहीं करते इस बात को कि आप लोन का प्रीपेमेंट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। ऐसी स्थिति में आपने जो पेनल्टी पेमेंट कर दिया या कोई भी चार्जेस पे कर दिए वो सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या बन जाएगा, कंसीडरेशन बन जाएगा। मैंने बैंक को कोई जगह किराए पे दी थी 11 साल के लीज पे, उन्होंने उससे पहले ही लीज एग्रीमेंट को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है। मैंने कहा था अगर 11 साल से पहले जगह को खाली कर दोगे तो ऐसी स्थिति में आपको कोई XYZ अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब है मैंने उन्हें ऑप्शन दिया था कि आप जल्दी खाली कर सकते हो, आपके पास में फैसिलिटी है, आपके पास में ऑफर है, मैं परमिट करता हूं जल्दी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको XYZ अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो पेमेंट मेरे लिए एक सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन बन जाएगा। शेड्यूल सेकंड से पैरा 5 से क्लॉज उसके ई से, और उस पे जीएसटी क्या हो जाएगा, बिल्कुल लेवी हो जाएगा, जीएसटी लेवी हो जाएगा। लेकिन विशेष बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पेनल्टी मैं दे रहा हूं आपको और आप हो कोई गवर्नमेंट हो, मैंने ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं, नियम है, उनका वायलेशन किया है, सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ का वायलेशन किया है और उस वायलेशन के अंतर्गत मुझे कुछ भी पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो पेनल्टी सरकार के लिए किसी सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं है। क्योंकि सरकार ने जो लॉ बनाया है वो लॉ की कंप्लायंस करने के लिए बनाया है, आपको कहीं परमिट नहीं कर रहे हैं, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि आप XYZ अमाउंट को पे करके लॉ को तोड़ सकते हो, ट्रैफिक नियम की 12 बजा सकते हो। हमने किसी भी तरह से ऑप्शन नहीं दिया। हम पेनल्टी ले रहे हैं इस बात की कि हम इस चीज को डिटर करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, डिस्करेज करते हैं, टॉलरेट कतई नहीं करते हैं, इसलिए हमने पेनल्टी ली है। तो ऐसी स्थिति में ली गई वो पेनल्टी उस केस में वो किसी सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या नहीं होगी, कंसीडरेशन नहीं होगी। मैंने अपने सप्लायर को चेक दिया था, सप्लायर ने वो चेक बैंक में लगाया और चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने उस पे कोई चार्जेस, डिसऑनर चार्जेस क्या कर दिए, एप्लीकेबल कर दिए। चेक जब भी दिया जाता है इसलिए दिया जाता है ताकि उससे क्या होगा, पेमेंट होगा, उससे क्या होगा, पेमेंट होगा। जो भी चार्जेस लगे हैं, जो भी चार्जेस लगे हैं, तो कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं है सप्लायर ने में से वो चार्जेस ले लिए कि बैंक ने वो चार्जेस लगाए, तो सप्लायर ने कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं दिया था, कहीं पर ये ऑफर नहीं करा था, या मुझको परमिट नहीं करा था, ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी थी कि चेक दे दो, ठीक है ना, लेकिन इस चेक को बाउंस करवा सकते हो, डिसऑनर करवा सकते हो, बस चेक डिसऑनर चार्जेस क्या कर देना, पे कर देना, बाउंस चार्जेस पे कर देना, और कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मैं खुद आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आप चेक को बाउंस करा दो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया था। उन्होंने मेरे से चार्जेस लिए हैं इस बात के कि वो इस बात को डिस्करेज करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, डिटर करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरे से लिए गए चेक डिसऑनर चार्जेस है, बाउंस चार्जेस है, वो किसी भी सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन बनने वाला नहीं है, वो किसी भी सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या नहीं बनेगा, कंसीडरेशन नहीं बनेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कोई नौकरी ज्वाइन करी थी और मैंने बॉन्ड एग्जीक्यूट करा था, 3 साल का मेरे पास में लॉक इन पीरियड था, लेकिन 6 महीने में मेरे को दूसरी नौकरी मिल गई डबल सैलरी की, तो मैंने पहली वाली नौकरी को छोड़ना जरूरी समझा। एम्प्लॉयर ने कहा अगर 3 साल से पहले छोड़ के जाओगे तो उस बॉन्ड को हम क्या कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, आपकी सैलरी को फॉरफिट कर लेंगे। मैंने कहा कर लो, क्योंकि मेरे को डबल अमाउंट की सैलरी मिल रही है, मुझे नहीं रुकना, यहां पर काम
नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बॉन्ड को क्या कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, मेरी सैलरी फॉरफिट कर ली है, वो उनके लिए किसी भी सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे को परमिट नहीं करा है, उन्होंने ऑफर नहीं करा है, ऑप्शन नहीं करा है, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी है कि कोई भी एम्प्लॉय समय से पहले छोड़ के जा सकते हो, एग्रीड पीरियड से पहले, मिनिमम पीरियड से पहले लीव कर सकते हो, बस आप क्या कर देना, इतना पेमेंट कर देना। ये ऑप्शन नहीं था, उन्होंने लिया इसीलिए है कि ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, हम टॉलरेट नहीं करते हैं, हम परमिट नहीं करते हैं, हम बल्कि डिस्करेज करते हैं, इसलिए हमने आपके बॉन्ड को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर ने जो बॉन्ड को फॉरफिट कर लिया, मेरी जो सैलरी फॉरफिट कर ली, बॉन्ड जो उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, उनके लिए वो किसी भी तरीके से सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं है। अब इसके बाद में समझिएगा, जैसे कि आपने मेरे को 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था और साथ में यह भी कहा था अगर 3 महीने में पेमेंट नहीं हुआ तो 3 महीने के बाद में लेट फी का पेमेंट होगा। हमारे घरों पे बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, गैस कनेक्शन है उसका भी बिल आता है, हमारे पास में टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इन सभी के क्या आते हैं, बिल आते हैं, हमको उनका बिल का पेमेंट करना होता है, प्रीमियम पे करना होता है। उन सभी के अंदर लास्ट डेट दी हुई होती है और लास्ट डेट के बाद में पेमेंट करोगे तो ब्याज के साथ में या लेट फी के साथ में हमें पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहां पर बात यह है कि वो हमें ऑप्शन दे रहे हैं, वो हमें ऑप्शन दे रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं कि यस ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया जा सकता है, पेमेंट किया जा सकता है विद लेट फी के साथ में, विद ब्याज के साथ में। तो ऐसी स्थिति में वो लेट फी और ब्याज उनके लिए सप्लाई का क्या बनेगा, कंसीडरेशन बनेगा, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन अवेलेबल कराया और ऑप्शन का मतलब है वो एग्री कर रहे हैं कि वो लेट पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन किसके साथ में, लेट फी के साथ में। इसी तरह से आपने कोई होटल बुकिंग कराई थी, आपने कोई फ्लाइट की बुकिंग कराई थी, रेलवे टिकट करवाया था और उसके अंदर यह था कैंसिलेशन चार्जेस क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, और कल आपने उस बुकिंग को कैंसिल करवा लिया है। ऐसी स्थिति में जो कैंसिलेशन चार्जेस पे किए गए हैं, कैंसिलेशन चार्जेस पे किए गए, तो आपको एयरलाइन ने ऑप्शन दिया था, होटल वाले ने ऑप्शन दिया था, रेलवे वाले ने ऑप्शन दिया था, फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी कि बुक कर लो, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से आप ट्रेवल नहीं कर पाते हो तो आप टिकट कैंसिल करवा सकते हो, बस कैंसिलेशन चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। वो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है चार्ट प्रिपेयर होने के बाद में कैंसिल कराओगे तो कुछ भी रिफंड नहीं आएगा, उससे विद इन 12 आवर्स में कराओगे तो सिर्फ 25% रिफंड आएगा, 24 आवर्स में कराओगे तो 50% आएगा, 48 आवर्स में उससे पहले करा दोगे तो 75% क्या आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। उन्होंने ऑप्शन दिया है, फैसिलिटी दी है कि बुकिंग करा लो, ब्लॉक करवा लो टिकट को, कल नहीं कर पाओ तो कैंसिल करवा सकते हो। होटल में भी होता है कि ब्लॉक करवा लो बुकिंग को, नहीं करवाया तो कैंसिल करवा लेना, सिर्फ कैंसिलेशन चार्जेस ही क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए अभी फ्लाइट का किराया बहुत कम आ रहा है तो मैंने ऐसी स्थिति में क्या कर दिया, ब्लॉक करवा दिया टिकट को, और उन्होंने कहा कल कुछ नहीं है कैंसिल करवा लेना, बस 100-200 रुपए सिर्फ क्या लगेंगे, चार्जेस लगेंगे, लेकिन मेरे लिए इस फेयर में क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मैंने होटल की बुकिंग करा ली कि कल मान लीजिए रश बढ़ गया, होटल के अंदर रूम अवेलेबल नहीं हुआ तो बुक करवा लो, ठीक है, कल क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं कि कैंसिल करवा सकते हो, कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो कैंसिलेशन चार्जेस जो हैं वो सप्लाई का क्या बनेंगे, कंसीडरेशन बनेंगे, वो सप्लाई का क्या बनेंगे, कंसीडरेशन, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया है, फैसिलिटी दी है, ऑफर दिया है, परमिट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं। और विशेष बात यह है, ये जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं, ये जो हमसे वो क्या ले रहे हैं, लेट फी ले रहे हैं, ये एक नेचुरली बंडल है, नेचुरली बंडल है, एंसिलरी है किसके, प्रिंसिपल सप्लाई के। तो इस पे भी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी असेस्ड वैसे ही होगा जैसे किस पे होता है, प्रिंसिपल सप्लाई पे होता है, उसी रेट से होगा जिस रेट से प्रिंसिपल सप्लाई पे होता है, उसी रेट से क्या लगेगा, कैंसिलेशन फीस पे, उसी रेट से आपके लेट फी पे भी क्या लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला है। अब लास्ट हमारा डिस्कशन, जैसे कि मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वेरिएबल पार्ट, एक होता है फिक्स्ड पार्ट। फिक्स्ड पार्ट का मतलब यह है कि अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड नहीं करी या फिर मिनिमम
एग्रीड यूनिट से क्या करी, कम करी है, तो भी उस स्थिति में आपको मिनिमम अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा। अब नाउ सवाल यहां पर ये होता है, उन्होंने जो हमसे मिनिमम फिक्स्ड चार्जेस जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर लेते हैं या टेलीफोन बिल के अंदर लेते हैं महीने के 200 रुपए, जिसमें आपको 50 कॉल क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। यूज करो तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं करो तो भी देना पड़ेगा, 50 से कम कॉल करो तो भी आपको देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट है, क्या वो एग्रीइंग टू टॉलरेट एन एक्ट का कंसीडरेशन है? आंसर इज नो। वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन है, जिसको वो दो तरीके से वसूल करते हैं, एक फिक्स तरीके से और कौन सा, एक वेरिएबल तरीके से। वो किसी भी तरीके से टॉलरेट एन एक्ट का क्या नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है। तो जो उन्होंने मेरे को सप्लाई दी है टेलीफोन की, बिजली की, वो उसी का कंसीडरेशन है और वो उसी पे उसी तरह से जीएसटी लगेगा जैसे बिजली पे जीएसटी नहीं लगता है। बिजली एक सप्लाई ऑफ गुड्स है, उस पे जीएसटी नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो वेरिएबल पार्ट हो चाहे वो कौन सा फिक्स्ड पार्ट हो, दोनों पे ही क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगने वाला है। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, सर्कुलर था, क्लैरिफिकेशन था। 2000 कौन सा था, 20 का था, 22 का था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर भी वो डिस्करेज कर रहे हैं उसके लिए पेनल्टी ले रहे हैं, जहां पर वो डिटर कर रहे हैं मतलब स्टॉप कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, नॉट टू टॉलरेट इसलिए ले रहे हैं कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम परमिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो पेनल्टी ले रहे हैं। नॉट एन ऑप्शन, वो कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, इसलिए पेनल्टी दो। आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा, अनसेटिस्फैक्टरी करा है, आपने डिले करा है, लॉ तोड़ा है, तो ये कोई ऑफरिंग नहीं थी, फैसिलिटिंग नहीं थी। इस वजह से जो भी पेनल्टी दी जा रही है वो सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन नहीं होगी। तो बेसिकली जो हमारा क्लैरिफिकेशन था कि क्या होगी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस कंपनसेशन पेनल्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे या ब्रीच ऑफ क्या है, प्रोविजन ऑफ लॉ। तो ऐसी स्थिति में वो क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ओके, यस यस, नेक्स्ट सर्कुलर कर रहे हैं, वो भी 2022 का है, 6 जुलाई को आया हुआ है। सर्कुलर नंबर है 172/4/2022। इस सर्कुलर से यह मालूम पड़ता है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी परक्विसिट्स क्या कर रहा है, फैसिलिटी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, और वो बेनिफिट और वो परक्विसिट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इन रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उनके बीच में हुए वे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को अच्छे से ही ध्यान होगा कि इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, वो शेड्यूल 3 में कवर होता है। शेड्यूल 3 नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसी स्थिति में वो जो बेनिफिट मिला है एम्प्लॉय को, वो जो परक्विसिट मिला है, वो जो फैसिलिटी मिली है, वो सप्लाई नहीं है, उस पे किसी भी तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। ओके, इससे पहले जो हमको फर्स्ट अमेंडमेंट दिया है वो तो अभी का नहीं है, वो तो ऑलरेडी फाइनेंस एक्ट 2000 किसका है, 21 का है। अगर नहीं आता है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, 5 मिनट का है, आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं आता है। एल्स अगर आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है ये अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर करा है, फिर भी एक लाइन में बता देता हूं। क्लब अपने मेंबर को, सोसाइटी अपने मेंबर को, एसोसिएशन अपने मेंबर को, मेंबर अपने क्लब को, मेंबर सोसाइटी को, मेंबर एसोसिएशन को आपस में जो भी गुड्स और सर्विस दे रहे हैं वो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और क्लॉज AA के अकॉर्डेंस में सप्लाई माना जाएगा। मतलब ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दिया है कि क्लब और मेंबर सेम पर्सन है, सोसाइटी और मेंबर सेम पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ मेंबर सेम पर्सन है। अगर मेंबर जेठालाल अपनी सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी को कोई भी टीवी, एलसीडी, वॉशिंग मशीन प्रोवाइड करता है, क्लब हाउस में एलसीडी लगाता है, तो उसे सप्लाई माना जाएगा, सेम पर्सन नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से गोकुलधाम सोसाइटी अपना क्लब हाउस जेठालाल को उसके फंक्शन करने के लिए किराए पे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, क्योंकि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज AA से सेम पर्सन नहीं मानेंगे, अलग अलग मानेंगे और उसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।